हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2021 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। 23 दिसंबर से आपके फॉर्म जो है वो भरने लगेंगे। लास्ट डेट आपकी 23 जनवरी है और आपको करेक्शन का भी अलग से दिया गया है कि भाई 28 जनवरी से आपको करेक्शन के लिए जिन्होंने फॉर्म में कुछ गलती करी है वो करेक्शन कर सकते हैं। 1 फरवरी तक ये पोर्टल खुला रहेगा और करेक्शन की जो फ़ी है वो 200 रुपये फ़ी है। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी फॉर्म भरने में गलती ना करें। अगर गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई एसएससी सीजीएल 2021 का आपका एग्ज़ाम, जैसा कि आयोग ने बताया है कि अप्रैल 2022 में आपका इसका प्री का एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में जितने भी हमारे बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में तैयारी करनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरू की है और उनका पहला अटैम्प्ट है, तो ऐसे में उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस वे में तैयारी करें जिससे उनका सिलेक्शन जो है वो फाइनल लिस्ट में हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। हर स्टूडेंट की यही कोशिश रहती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे अदर्स में जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा और उनका सिलेक्शन कुछ का होने वाला होगा या कुछ का नहीं हो पाया होगा, प्री भी नहीं निकला होगा। तो उन स्टूडेंट्स को भी मैं एक गाइडेंस दूंगा। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपको बिल्कुल भी किसी के नोट्स के पीछे नहीं भागना है। मैं जो यहाँ पे बुक लिस्ट बताऊंगा सिर्फ उनको आपको फॉलो करना है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप 10 चीज़ों में दिमाग लगाएंगे जैसे लड़के करते हैं, भाई राकेश यादव किसी नोट्स का राकेश यादव के नोट्स ले लिए, किसी ने कहा अभिनय सर के अच्छे अभिनय सर के ले लिए, किसी ने कहा नीतू मैडम के अच्छे तो भाई अब नीतू मैडम के ले लिए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बुक लिस्ट में बताऊँगा उसी को बिल्कुल पढ़ना है और किस किस टाइम में कैसे क्या हर एक चीज़ आपको पढ़नी है वो भी आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो थोड़ा सा ये वीडियो आपकी लंबी रहेगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने पहला फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक किया है वो स्टूडेंट आपके वो कॉन्सेप्चुअल उन्होंने पढ़ा। ऐसा नहीं कि उन्होंने अलग तरीके से पढ़ा है, उन्होंने भी आपके तरीके पढ़ा है, लेकिन उन्होंने वही पढ़ा है जो आपका एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि आपके नोट्स में आपको 50 चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको वो चीज़ कमी मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम में आती है। तो आपको वही चीज़ ढूंढनी है और आपके पास कम समय है, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक आपके पास टाइम है। तो आप कोशिश यही करिए कि इन दिनों में आपको कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हर टीयर में होता जाए और फाइनली आप कोई भी आपको भले जाए टीए की पोस्ट मिले, लेकिन आप फाइनली सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि आपका नेक्स्ट टाइम में आप बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई कंप्लीट सिलेबस की। तो जितने भी हमारे बिगनर्स हैं वो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को एक एक चीज़ समझे। मैं एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास टोटल 90 दिन है 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच। टोटल अगर आप एवरेज 7 से 8 घंटे दिन में देते हैं, मैं यहाँ पे एवरेज 7 घंटे लेता हूँ कि आपको डेली 7 घंटे देने हैं। देखिए 24 घंटे आपके पास होते हैं। अगर आप 8 घंटे अगर आप सोने में देंगे, एक एवरेज मान लेते हैं बचे 16 घंटे। 16 में अगर 5 घंटे आप नहाने में और आप जो खाना वगैरह खाने में, नाश्ता ब्रेकफास्ट डिनर करने में अगर आप लेते हैं, फिर बचे आपके पास 11 घंटे। तो 11 घंटे में भी आपके पास 4 घंटे अलग से बचना है बाकी एक्टिविटी के लिए। तो 7 घंटे देने आपके पास बहुत ही ईजी और नॉर्मल बात है। और इवन एक जॉब वाला पर्सन भी मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई के लिए दे सकता है। अगर वो उसकी जो 10 to 6 जॉब है तो वो भी एक 7 आवर्स 6 से 7 घंटे दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो स्लीप नींद में है वो कटौती करनी पड़ेगी। तो आपके पास कुछ भी अभी नहीं है तो आप ध्यान दें, आपके पास 7 घंटे बहुत ईजिली से आप दे सकते हैं। अभी मैं आगे आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अभी से और किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे आपके पास 630 घंटे हैं। आप दिमाग में रखें कि हमें 630 घंटे बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ाई हमें करनी है, बाकी चीज़ें दिमाग में लानी ही नहीं है। स्टॉप वॉच आप लगा लीजिए। स्टॉप वॉच से आप एक एक चीज़ देखिए कि भाई डेली मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन आपके पास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन रहेंगे तभी बेहतर कर पाएंगे। बिगनर्स ध्यान दें, क्योंकि
आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ऑलरेडी एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, आपको मॉक टेस्ट आपको नहीं पता है, एक जो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम में बैठने का वो भी आप नहीं फील किए हुए हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखें। देखिए एक चीज़ है कि डिले इन एग्ज़ाम, देखिए हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपका डिले हो, क्योंकि हुआ क्या है कि अभी धीरे धीरे कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है और यूपी में हमारे इलेक्शन होने हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में रिक्वेस्ट करी इलेक्शन कमीशन से कि भाई जो इलेक्शन आपके होने थे वो 2 महीने एक्सटेंड कर दिया जाए 2022 में। अगर वो एक्सटेंड होते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में डिले हो जाए, क्योंकि यूपी में अगर इलेक्शन होंगे तो फिर सेंटर ये कहाँ डालेंगे। तो ओवरऑल इनको एग्ज़ाम कराने के लिए सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जिस कारण से एक डिले हो सकता है एग्ज़ाम में आपका। लेकिन आपको बिल्कुल भी आपको ढीला पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो हर प्रत्येक महीने में लगे हुए हैं। अभी मैं आपको कैलेंडर तरफ ले जाऊंगा। एसएससी ने बैक टू बैक आपके एग्जाम्स लगा रखे हैं और यही 3 महीने आपके पास डू एंड डाई वाले कर लिए तो आपके पास नौकरी पक्की, बिल्कुल आप एक राजा हो गए। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वही आपको डेली वही जो आप रूटीन रहेगा वो वही रहेगा। फिर बाद के आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम दो वो दो, क्योंकि अभी कुछ भी सिनेरियो पता नहीं कि आगे क्या गवर्नमेंट वैकेंसी का क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चलते हैं हम अपने कैलेंडर की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एसएससी का कैलेंडर है और इस कैलेंडर में आप देखिए सीजीएल का अप्रैल 22 को एग्ज़ाम है। ठीक है, सीएचएसएल मई 22, एमटीएस जून 22 और आपका ये हेड कांस्टेबल आपका जुलाई 22, इसके बाद आपका ड्राइवर का अक्टूबर 22, ऐसे नवंबर 22, दिसंबर 22, फिर आपका है जनवरी 23, फिर आपका है फरवरी 23, मार्च 23, अप्रैल 23, मई 23, जून 23। आप देखिए कि लगातार पूरे 1 साल आपके एग्जाम है। अगर आपका सीजीएल अगर पोस्टपोन हुआ, सीएचएसएल हुआ, आपके पास सीपीओ है, एमटीएस है, तो आपको अगर आपने 3 महीने इन 3 महीनों में अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक ना एक जॉब आपको नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में आपके हाथ में होगी। और अगर हाथ में जॉब होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं दोबारा फिर और किसी एग्ज़ाम की। क्योंकि अगर आपके हाथ में आज जॉब है तो आप कहीं ना कहीं बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आपका जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप एग्ज़ाम में उनसे बेहतर करके आओगे, क्योंकि आपके अंदर जो है उनसे कॉन्फिडेंस है कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है। तो मेक श्योर आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके फोकस करिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो स्टूडेंट सिलेबस पैटर्न सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हर स्टूडेंट को फॉलो करनी है। पहली ये कि आपको कोई भी जितना भी टाइम है वो आपको पढ़ाई में देना है। आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया से आपको कनेक्ट होकर नहीं रहना है। जितना भी मोबाइल अभी तक चलाते थे बंद कर दीजिए, रील्स देखते थे, इंस्टाग्राम अकाउंट आप अपना डीएक्टिवेट कर दीजिए, फेसबुक आपकी डीएक्टिवेट कर दीजिए, जो चैटिंग आप गर्लफ्रेंड वगैरह से करते थे वो भी कुछ समय के लिए रोक दीजिए। क्योंकि आप ध्यान रखिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और जब आपके पास जॉब होगी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, रिश्तेदार रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर जॉब नहीं होगी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इवन आपके रिश्तेदार भी आपको पूछेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? वो गर्लफ्रेंड वो पूछेगी तब नहीं आपको। ध्यान रखिए। तो कोशिश करिए कि आप हर हाल में मेहनत करिए और कम से कम एक नौकरी आप यहाँ से लेके जाइए। दूसरी चीज़, आप सारे अकाउंट जितने भी आप यूज करते हैं सब डीएक्टिवेट कर दिए। जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो कुछ समय के लिए आप बंद कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आप कोशिश करिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है बी अलोन, तो ये इस वजह से लिखा है कि जब आप अकेले में खुद अपने टाइम स्पेंड करेंगे तो आप बेहतर चीज़ें सोच पाएंगे और बेहतर रिजल्ट आप दे पाएंगे। क्योंकि जब आप 4 लोगों के बीच में होते हो आपका दिमाग नहीं काम करता। आपका दिमाग ये इस एक्टिविटी में ये वो, आप उन सब में भी इतना मस्त हो जाओगे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, घर में एक कमरा ढूंढिए जहाँ पर आपको तैयारी के लिए पूरा टाइम मिले। अगर आपकी फैमिली में इतना रिसोर्सेस नहीं है तो आप कोशिश करिए कि फैमिली वालों से जितना हो सके दूरी बना के रखिए। इस टाइम पे ज़्यादा बात ना करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई फोकस करिए। ज़्यादा मत सोचिए काम में इधर उधर। अगर आपसे कोई कहे आप साफ मना कर दीजिए कि इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है, कोई आपका फ्यूचर बनाने नहीं आएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन्होंने अपने ऊपर तैयारी की है, हार्डवर्क किया है, फोकस किया है, तो आप भी फोकस करिए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं।
देखिए होता क्या है कि अक्सर अभी क्या हो, मैं इतने सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी अभी आपको बोर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम, आप एक बार एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तभी आपको ये बातें सारी याद आएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सब सिलेबस बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आपके स्टार्टिंग में एक अभी जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, आपके अंदर एक जोश अलग से है, तो जैसे ही आपका समय बीतता जाता है वैसे ही आपका डिक्लाइन फेज आ जाता है, जोश धीरे 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 ठंडा होने लगता है। जैसे आप क्या करते हो कि कोई एक मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, चाहे आप किसी की भी सुनो, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका पहले यहाँ से यहाँ जोश करेगी, फिर धीरे 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 आप प्लानिंग करोगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपका डिक्लाइन फेज में आ जाता है। तो आपका ये जो जोश है वो आपका डिक्लाइन फेज में ना आ पाए, तो इसके लिए आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना होगा। आपको मन में ये कहना होगा कि आज के 1 साल बाद मेरे हाथ में नौकरी होगी और मैं पाके रहूँगा, मेरे हाथ में सैलरी होगी, मेरे हाथ में 40,000 50,000 सैलरी आएगी, मैं खुद का मालिक होऊंगा, मैं हर वो चीज़ करूँगा जो मैंने अभी तक नहीं कर पाई। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक मानना पड़ेगा कि नहीं, हाँ मैं आज जॉब पे हूँ, तभी आप अपने आप को बेहतर फील करा पाओगे और बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। क्योंकि जब आप बेहतर फील कराते हो अपने आप को, तभी बेहतर रिजल्ट देते हो। और बाकी आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ही अपने आप का मोटिवेशन हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपका अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बंद गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो आप ध्यान रखिए कि एक बार आपकी नौकरी लग गई ना, फाइनल आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, आपके पास 7 से 8 महीने ज्वाइनिंग करेंगे ना, 7 से 8 महीने आप जितना चाहो घूम सकते हो, जो मन हो वो कर सकते हो, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, आपको कोई कहने तक वाला नहीं रहेगा कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी जॉब आ चुकी है, ठीक है। तो तब तक आप आपके पास पूरा फ्रीडम रहेगी। अब हम चलते हैं कि भाई पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अभी जितने भी बिगनर्स हैं वो पूरा देखें, और जो ऑलरेडी पैटर्न जानते हैं वो क्या करें कि थोड़ा सा भी एक आपका 2 से 3 मिनट का पार्ट है वो समझ ले। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा 2021 के प्री में, तो वो एक सेफ स्कोर देख ले, उसके बाद वो ये वीडियो जो है वो 5-10 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको हर टाइमिंग बताऊंगा। तो टाइमिंग तक आप चले जाएं, लेकिन बिगनर्स अभी भी इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको बात बता दूं कि भाई देखिए, इसमें आपको मैंने एक चार्ट बनाया है, और इस चार्ट में आपका प्री का 2016 से लेकर 2020 तक कट ऑफ है। आपको पता है कि 2016 में आपका पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम चालू हुआ था, और ये टेंडर सीसी के पास था। 2016 से 17 में आपका रहा। 2017 में आपकी बहुत चीटिंग हुई, आपकी यहाँ जो कट ऑफ 126 दिखाई दे रही है, 134 थी पहले, फिर बाद के 126 से स्ट्राइक करने के बाद, और स्टूडेंट लगभग 30 से 40 हज़ार इसमें एक्स्ट्रा पास हुए थे। तो चलते अभी पहले हम बात करते हैं कि भाई मैंने ये चार्ट आपको क्यों दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है कि भाई ये 2016 लिखा हुआ है, और ये आपके ईयर से लिखे हुए हैं, यहाँ पर जितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया प्री का, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम जो है दिया। ये ओवरऑल कैंडिडेट्स है, ऐसा नहीं कि यूआर के सिर्फ दिए हुए हैं, ओवरऑल कैंडिडेट्स है हर कैटेगरी के, ठीक है। तो 2016 में 14 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, और ये कट ऑफ जो है वो इस प्रकार से गई कि यूआर के 137, ओबीसी के 125, एसटी के 114 और एसटी के 103। अब 2017 में स्टूडेंट 1 लाख और बढ़ गए, और कट ऑफ जो आपकी पहुंच गई वो आपकी 126, 110, 98, 88, यहाँ पे 134 थी, बाद में वो कम की थी। तो एक तरीके से देखो तो 1 लाख स्टूडेंट बढ़े, लेकिन कट ऑफ में वेरिएशन जो है वो आ गया। 2017 में थोड़ा सा कम गई, वो ऑलरेडी वो बढ़ी हुई गई थी, लेकिन बाद के आयोग ने ही स्ट्राइक वगैरह के बाद कम की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई यहाँ तक तो सिफी का टेंडर था, ठीक है। 2018 में टीसीएस को मिला टेंडर। अब टीसीएस को मिला तो अब देखते हैं कि कट ऑफ का वेरिएशन क्या है, या कैसा क्या एग्जाम करा है, क्योंकि टीसीएस बैंक के भी एग्जाम कराती है, आपको पता होगा, और कट ऑफ देखिए उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी एसएससी में अभी तक गई हुई है, ठीक है। तो 2018 में क्या हुआ कि बच्चे जो शामिल हुए 8 लाख, मतलब देखिए कितना, 5 से 6 लाख का वेरिएशन सीधा गिर गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम टीसीएस करा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कैंडिडेट्स जो हो गए उनमें से बहुत ही कम ऐसे थे जो अपीयर हुए, क्योंकि जितने फॉर्म भरते हैं उनमें से कुछ ही होते हैं जो एग्ज़ाम देने आते हैं। यही कारण है कि अभी जो पीईटी का टेस्ट हो रहा है यूपी या बाकी अदर स्टेट में,
वो इस वजह से हो रहा है कि पीटी में जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे तो आप ही जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे वही फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज ये जो होता है कि सब फॉर्म भरे वैसे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हम वीडियो की तरफ। तो 2018 में 8 लाख थे, तो कट ऑफ आपकी थी 133, 131, 111 और 103। AWS की 3 साल में नहीं था, 2019 में AWS पहली बार अनाउंस किया गया, पहली बार रिजर्वेशन 10% का दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप कि 2019 में बच्चे हो गए बढ़ के 9.8 लाख। तो 9.8 लाख के हिसाब से भाई कट ऑफ देखिए, कट ऑफ फिर दोबारा से 2018 से 19 बढ़ गई। और ये जो 2 ईयर है इनमें नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स मिले हैं कि आपको 2018 में आपको लगभग 30 से 35 मार्क्स मैक्सिमम मिले हैं, और आपके 2019 में आपका 42 से 44। 2019 में मुझे खुद 42 मार्क्स मिले थे प्री में, आप खुद सोचिए। तो इसकी वजह से आपका जो कट ऑफ था वो प्री का ज़्यादा गया। लेकिन फिर आते 2020 में, देखिए 2018-19 में TCS को समझने में लग गया कि कैसे क्या एग्ज़ाम जो है कराना है। ठीक है, 2020 में TCS ने एकदम ज़बरदस्त एग्ज़ाम कराया, और जो स्टूडेंट थे 7.16 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया, एग्ज़ाम दिया एग्ज़ाम, और कट ऑफ आपके सामने है। और नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़बरदस्त इन्होंने दिखाया है कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार आपके मैक्सिमम 20 से 22 बढ़े हैं, किसी मिनिमम आपके 2.5 से 5 नंबर बढ़े हैं, और किसी किसी के 1 या 2 नंबर 5-6 नंबर कम भी हुए हैं, जिसके कारण कट ऑफ आप देखिए कितना बड़ा वेरिएशन आ गया, 132, 119, 100, 93, 109। तो कहीं ना कहीं अब आगे 2021 में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके कट ऑफ जो है वो 125 से 126 जाए। ठीक है, तो आप एक मिनिमम सेफ स्कोर 130 मान के चलिए कि 130 तो हमें हर हाल में लाना ही लाना है, और कोशिश करिए इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करिए, जिससे आपको Tier 2 और Tier 3 में ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, वैकेंसी भी यहाँ पे मैंने आपको दी है। 2016 में 10,661, 2017 में 8,120, 2018 में 11,103, 2019 में 8582, 2020 में 7913 वैकेंसी हैं। तो टोटल ये मैंने आपको हर साल की वैकेंसी भी बताई है, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि भाई कैसे क्या वैकेंसी। स्टूडेंट कम हो रहे हैं, लेकिन वैकेंसी जो है जो एक ऑन एवरेज है वो अभी भी बनी हुई है भाई। टोटल 8,000 ऑन एवरेज है, वो अभी भी बनी हुई है, तो कट ऑफ जो है वो आपकी कम जा रही है। लेकिन जितने भी बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कट ऑफ कम जा रही है, मेहनत कम कर दे। उनको हर हाल में मेहनत करनी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100%, अगर मैं जैसा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर आपने किया आपका सिलेक्शन फाइनली होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई आपको जो आपका सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं प्री में। तो प्री में आपका आता है टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। ठीक है, 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हर सेक्शन आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है, और इसमें आपका कोई भी सेक्शनल आपका जो कट ऑफ होता है वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन ओवरऑल आपको 30% नंबर लाने होते हैं। मतलब जैसे 200 का एग्ज़ाम है तो आपको 60 नंबर के ऊपर लाने ही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कट ऑफ जो इतनी हाई जाती है तो 60 के ऊपर तो आई जाती है ऑन एवरेज। ठीक है, सेक्शनल कोई भी कट ऑफ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा प्री में भी है, मेंस में भी होगा, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन जो है वो उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब पेपर पैटर्न जो है वो अच्छा आने लगा है। ठीक है, ये हो गई आपकी सिलेबस, ये हो गया आपका पैटर्न की बात कि भाई आपका कैसा क्या, आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या आते हैं। बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में आपका देखिए इंग्लिश आती है आपकी 200 मार्क्स की, मैथ आती है 200 मार्क्स की, स्टैटिक्स आती है 200 मार्क्स की, फिनेंस आती है 200 मार्क्स की। अब यहाँ पर आपको ये तो पेपर है, ये तो नहीं देने हैं, आपको सिर्फ इंग्लिश और मैथ का पेपर देना है। इनमें आपका 100 सारे में क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश और मैथ आपको इस वजह से देना है क्योंकि आपकी जितनी भी पोस्टें हैं ग्रुप बी नॉन गेस्टेड की, और जितनी भी आपकी ग्रुप सी की पोस्टें हैं टाइपिंग वाली, उन सभी पोस्टों के लिए आपको ये दोनों पेपर देने आपके कंपलसरी हैं। और बाकी आपका जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है ये आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है। और ये पेपर अगर आप चाहते हो कि आप JSO का पेपर दो तो आप इस पेपर को दे भी सकते हैं। साथ ही साथ AO के भी आप पेपर दे सकते हैं अगर आप चाहो तो। इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कि भाई मैंने चारों पोस्ट के लिए भरा है और मैं चारों एग्ज़ाम दूंगा, तो क्या फाइनल सिलेक्शन में अगर मैं इन दो में अगर रह गया तो क्या इन दो में मैं सिलेक्ट होऊंगा? या मान लीजिए अगर आप इन दोनों में रह गए और इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं या इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप
किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे आप जीएसओ के लिए हों, चाहे आप एओ के डबल एओ के लिए हों, चाहे आप ग्रुप बी में इंस्पेक्टर, आप मिनिस्ट्री में किसी पोस्ट के लिए हों, तो आप अगर चारों एग्ज़ाम देने के बाद भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको सेलेक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने चारों एग्ज़ाम दिए और एक में फेल हो गए तो आपको आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस पोस्ट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई प्री और मेंस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे टीयर थर्ड में आपका होता क्या है कि आपका 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव आता है लिखने के लिए, और जिनमें से आपके 50 मार्क्स का लेटर प्रिसाइज आपका आता है और 50 मार्क्स का आपका आता है आपका ऐसे आता है, ठीक है। तो इतना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसमें ऑन एवरेज हर स्टूडेंट को 100 में से 55 मार्क्स को ऑलरेडी मिल जाते हैं। मैंने ऑलरेडी 2021-20 का जो एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मार्क्स जो लाने का है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आप जाके उसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें उससे आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम में हमेशा करते हैं और कहीं ना कहीं जिससे उनका सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है। देखिए, ये एक कॉमन मिस्टेक होती है और हर दूसरा लड़का ये मिस्टेक करता है, लेकिन जो नहीं करता वही सेलेक्ट हो पाता है। तो मिस्टेक्स कौन कौन सी है वो बात करते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक्स आपकी सबसे पहली ये होती है कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठिए तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। कई बार लोग क्या होते हैं, लोग ये देखते हैं कि भाई इंग्लिश पहले कर रहे हैं, कुछ लोग क्या होते हैं मैथ पहले कर रहे हैं, कुछ लोग रीजनिंग पहले कर रहे हैं, कुछ लोग जीएस पहले कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि भाई मुझे पता है कि आपकी जो एक नॉर्मल रीजनिंग और आपकी मैथ जो होती है वो सबकी स्ट्रॉन्ग होती है। हर बच्चे की रीजनिंग मैथ स्ट्रॉन्ग, और लोग करते भी हैं। क्या करेंगे, पहले रीजनिंग और मैथ और रीजनिंग में इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि अभी जो प्री का पेपर वो कैलकुलेटिव आता है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। इतना ज़्यादा टाइम देते हैं कि जिसके कारण पेपर जो होता है वो छूट जाता है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है वो स्टार्ट करिए। अगर आप रीजनिंग लग रहा है रीजनिंग से स्टार्ट करिए, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको पहले क्वेश्चन देख के ये डिसाइड करना मुझे आ रहा है तो सॉल्व करिए। अगर आपको ज़रा सा भी टाइम लग रहा है आपको उसको तुरंत स्किप करके मार्क और रिव्यू करिए, सीधा आप दूसरे क्वेश्चन में जंप करिए। आपको पहले वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो एक नज़र में आपको सारे आ रहे हैं। उसके बाद फिर आपका जो भी जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करने चालू करिए, क्योंकि पेपर पूरा अटैम्प्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं पहली बार एग्ज़ाम देते हैं और जिनका पेपर जो है छूट जाता है। मैंने 2015 में जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था और आप समझ लीजिए सेम यही पैटर्न मैंने किया। मैंने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, इससे मैं पूरा पेपर नहीं कर पाया। उस टाइम पेपर आपका ऑफलाइन होता था, 200 क्वेश्चंस आते थे 200 मार्क्स के, तो जिसके कारण से 2015 में मैं फेल हो गया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे सुधारना चालू की और फिर मैं जिससे कि मैं सेलेक्ट हो पाया, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक्स जो है वो नहीं करनी है जो हर बच्चा करता है और अभी भी बहुत से बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं अभी हम रीडिंग की कि आपको किस तरीके से अभी 1 जनवरी से आपको स्टार्ट करनी है, 31 मार्च तक आपको किस तरीके से रीडिंग करनी है जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको किस टाइम बेस पे आपको कवर करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग और जीके का आपको लेकर चलना है, मैथ और इंग्लिश को लेकर चलना है। वो इस वजह से क्योंकि रीजनिंग आपकी बहुत ही इजी रहती है, जीके आपका पढ़ना जो होता है वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो इस वजह से ये दोनों का कम्बिनेशन इजी और हार्ड का बन रहा है। और मैथ और इंग्लिश, मैथ में आपकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इंग्लिश में आपकी लर्निंग। तो लर्निंग प्रैक्टिस सीक्वेंस से आपका ये लर्निंग प्रैक्टिस। तो आपको ऐसे कर करके सीक्वेंस में चलना है और आपको डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैं आपको डेली आपको टाइम बताऊंगा किस किस टाइम पे पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट पता है आपको क्या करते हैं। स्टूडेंट क्या करेंगे, मैथ अगर उनको लगानी तो एक दिन में 7 घंटे मैथ लगा रहे हैं और उन 7 घंटे में क्या होता है, 7 घंटे में पढ़ आपको वो ज़्यादा 3 से 4 घंटे ही पाते हैं। तो क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा बोर होता है। आप कभी भी साइकोलॉजिकली देखिएगा कि जब दिमाग को आप बार बार हर अगर घंटे में आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो हर घंटे में, तो फिर क्या रहेगा, दिमाग बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर कर सकेगा। और अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो दिमाग क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो क्या होता है, थकता रहता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो आपको एक सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ
आप 1 घंटा आपने पढ़ा, 1 घंटे में आप कोशिश करिए 45 मिनट आप पढ़िए और 15 मिनट उसके बाद क्या करिए, रेस्ट करिए। 15 मिनट आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, शांत रखिए दिमाग, क्योंकि इन 45 मिनट में जो पढ़ा है वो 15 मिनट में आप दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तभी आप स्ट्रेटेजिक तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाओगे। और साथ ही साथ आप इस बीच में कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पीने की कोशिश करिए। देखिए होता क्या है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जब 1 घंटा 2 घंटा होता है तो हमें बोरियत होने लगती है। वो इस वजह से क्योंकि आपके अंदर जो एक फ्रेशनेस रहती है वो कम होती जाती है। अगर आप पानी पीते रहेंगे तो आपके जो बॉडी है उसमें पानी जो भरपूर मात्रा में जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, आप बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेंगे। ठीक है, तो आपका पैटर्न मैंने बता दिया और आपको कैसे पढ़ना है, ये अल्टरनेट डेज में पढ़ने हैं। और मैं अल्टरनेट डेज में अभी मैं एक सब्जेक्ट का मैं पूरा ब्यौरा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं भैया इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि भैया इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आपका कंप्रेंशन आता है, दूसरी चीज़ क्लोज टेस्ट आता है, तीसरी एरर्स आती हैं, चौथा आपका सेंटेंस करेक्ट करने को आता है अंडरलाइन वाले, फिर आपका आता है पैसिव एक्टिव वॉइस, फिर आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक, और फिर भैया आता है आपका वोकैब्स। अब वोकैब से मेन पार्ट क्यों, क्योंकि भैया क्लोज टेस्ट है, कंप्रहेंशन और आपका वो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वोकैब जो होती है वो लगभग वोकैब के 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 नहीं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चन आपके वोकैब के आते हैं। इडियम फ्रेजेस 2 आते हैं, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपका आता है, 1 वर्ड आते हैं, तो आपके अलग अलग करके ऐसे आते हैं। तो आपको क्या करना है कि 2 4 6 डेज में, अब 2 4 6 आप समझ रहे होंगे कि 2 4 6 जो है आपका वो है ट्यूसडे, थर्सडे, ठीक है, और आपका सैटरडे है, मतलब मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। इनमें आपको कंप्रेंशन की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, क्लोज टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपको एरर्स में आपको कुछ नहीं करना है। आप कोई भी बुक ले लीजिए मैं तो कहता हूँ कि मिरर ऑफ कॉमन एरर आप ले लीजिए या किरण की आप बुक ले लीजिए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एरर्स वाले जो भी हैं, ठीक है, जिनमें 5 सेंटेंस होते हैं उनमें एरर फाइंड करनी होती है, उनको सिर्फ देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेली एक चैप्टर अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा। उसकी एक एक्सरसाइज लगाइए तो एक्सरसाइज से आपको बेहतर आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट आप धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा गलत होंगे, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया मिल जाएगा। कंप्रहेंशन में भी आपको सेम वही चीज़ करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 2 4 6 में 1 घंटे डेली 50 वोकैब तैयार करनी है, और वो वोकैब्स आपकी लास्ट ईयर की होनी चाहिए। आप बुक ले सकते हो, ब्लैक बुक ले सकते हो, ब्लैक बुक जो आपकी निखिल गुप्ता की है वो आप ले सकते हो, क्योंकि उस बुक में आपकी लास्ट ईयर के सारे आपको दिए गए। किरण की आप ले सकते हो, राकेश यादव की ले सकते हो, उसमें जितनी भी आपकी वोकैब्स हैं गिन के आपको 50 वोकैब्स आपको तैयार करनी है। 50 वोकैब्स, 10 आपको 1 वर्ड और फिर 10 आपके इडियम फ्रेजेस, ऐसे कर करके आपको तैयार करने हैं, और आपको ये 2 4 6 में डेली करना है। और ये पढ़ने का आपको टाइम क्या होना चाहिए, ये पढ़ने का आपका टाइम होना चाहिए मॉर्निंग का। ठीक है, मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, कोई टेंशन नहीं होती है, आप इजीली पढ़ सकते हो, और मॉर्निंग में आपको जल्दी से जल्द याद भी होगा। और कोशिश करें कि ये जो आप पढ़ें इसका नेक्स्ट डे है, मैं बता रहा हूँ 135 में वो रिवीजन भी करें। ठीक है, यहाँ पर 2 4 6 का बता दिया, 135 का देखते हैं। पहली चीज़ जो आपने पढ़ी है चीज़ें 2 4 6 में, देखिए आपने मान लीजिए कि कल मैंने 15 वोकैब्स पढ़ी, ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे में हमें वही 50 वोकैब्स को मुझे रिवाइज करना है। सबसे पहला मेरा टास्क ये होगा। दूसरा टास्क ये होगा कि भाई ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आपके जो आते हैं, जो आपके अंडरलाइंड वाले जो सेंटेंस आते हैं उनके लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपके एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, ऑलरेडी सबको आते होंगे, सिर्फ एक जनरल व्यू में देखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको एक जनरल व्यू में आपको देखना रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ में आपको एक चीज़ बता दो, देखिए मैथ में आपको कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग से आप एक बुक ले लीजिए, चाहे आप अभिनव सर की बुक ले लीजिए, ठीक है, अभिनव सर की, चाहे आप राकेश यादव के आपके क्लास नोट्स आते हैं, आपके एडवांस के भी आते हैं, अर्थमेटिक के आते हैं, आप
दोनों में से कोई एक चूज करिए, ऐसा ना करिए कि दोनों, आप एक चूज करिए और उसी एक का ही पैटर्न पढ़िए। आप पैटर्न मिक्स मत करिएगा, आप एक ही पैटर्न लेके चलिए, किसी भी टीचर के लेके चलिए, अलग अलग में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबके अलग पैटर्न होते हैं, सबके अलग फंडे होते हैं, ठीक है। डेली आप 3 घंटे का आपको अल्टरनेट टाइम में मैथ लगानी है। देखिए कैसे क्या मैथ लगानी है। आपने क्या किया कि मॉर्निंग में आपने 11 बजे 1 घंटा 11 से 12 मैथ लगा ली, उसके बाद फिर आपने टाइम दिया, फिर आपने 2 से 3 बजे 2 से 3 1 घंटा मैथ लगा ली, फिर आपने क्या किया शाम के 4 से 5 के बीच 1 घंटा मैथ लगा लिया। शाम के स्किप करके आप 7 से 8 बजे तक आप मैथ लगा सकते हो। तो कोशिश करिए 3 घंटे की। अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा भी कर लेते हो डेली में, देखिए डेली 3 घंटे ही रखिए क्योंकि बहुत सफिशियंट है, बाकी भी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। तो 3 घंटे में आपको सिर्फ यही करना है, अपना एक रूटीन बना लीजिए, ठीक है। सुबह आपको लेकिन लर्निंग वर्क करना है, जितना भी जीएस का लर्निंग वर्क है, इंग्लिश का लर्निंग वर्क है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉर्निंग में ही करना है। फिर आप कोशिश करिए, देखिए कैलकुलेशन आपका आता है, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, अब प्री में भी आपका कैलकुलेटिव आपका आता है और मेंस में भी आपकी कैलकुलेशन वाली चीज़ें आती हैं। तो आप कोशिश करिए टेबल से आपकी जितनी भी हैं 2 से लेके आप कोशिश करिए फिर 50 तक, 2 से लेके आपका 50 तक जितनी भी टेबल्स हैं वो आप कोशिश करिए आपको तैयार होनी चाहिए। थोड़ा सा टफ टास्क है लेकिन अभी 3 महीने हैं, ये आपने कर लिया, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करिए कि 2 से लेके आप 50 तक जितने भी हैं, ठीक है, वो सारी टेबल्स जो हैं वो आप तैयार कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है। फिर आपको और आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर जो आपके होते हैं वो आप 1 से लेके 50 तक तैयार कर लीजिए। आपके क्यूब जो होते हैं वो आप 1 से लेके 30 तक तैयार करिए, ज़्यादा नहीं, एक क्यूब के 1 से 30 तक तैयार करिए। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप फंडे के पीछे भाग रहे हैं कि यार मैं तो स्क्वायर मैंने सीख लिया और मैं तो यूँ कर दूँगा, मैं स्क्वायर खड़ा कर, तो ये इतना टाइम आपके पास होता ही नहीं है। वहाँ पे आपको खटाखट बिल्कुल आने चाहिए, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। ये आप फंडा वाला छोड़ दीजिए, आपको दिमाग में बिल्कुल फिट रहना चाहिए। अगर आपको पेपर निकालना है, फंडे अंडे सब चले जाते हैं। बात समझ में आ गई। जो नेचुरल आपका जो रीडिंग वो होता है, जो आपका नेचुरल माइंड होता है, उसी को आप सिर्फ यूज करिए और वैसे ही पढ़िए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एडिशन कोशिश करिए जब आप खाली बैठे हो, वैसे मल्टीप्लिकेशन करिए कि मान लीजिए कि 50 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 68 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 79 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि 79 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत आप दिमाग लगाइए कि 80 इंटू 3 आपका 240 हो गया, -3 237 आपका हो गया। डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे आप धीरे धीरे कोशिश करिए, अपने आप को ट्रेन करिए। दिमाग को जब आप ट्रेन करेंगे तभी दिमाग आपका एग्जाम में सेम वही जो वो रिफ्लेक्शन है वही मारेगा। अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे आपका नहीं मारेगा। आपको अपने दिमाग को बताना है, समझाना है, आपको डिसिप्लिन में रह के सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट आपकी रीजनिंग के। तो रीजनिंग आपकी पता है, सबको आती है रीजनिंग, ठीक है। उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ आपका स्टेटमेंट वाले सवाल देखने होते हैं, दूसरी चीज़ क्लॉक वाले, तीसरी आपके कैलेंडर वाले, और बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको रीजनिंग का ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो दिया हुआ है कि रीजनिंग के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो आप जाइए उस वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिनको पढ़नी है। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि एक सेट कोशिश करिए कि ट्यूसडे, थर्सडे और वेडनेसडे 2 4 6 आप रट लीजिए। 2 4 6 में आपको डेली एक सेट आपको सॉल्व करना है। और आपको जो चैप्टर वाइज आपको क्या करना है कि 135 में आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज एक एक आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये आपको करना है डेली 40 मिनट का आप सेट लगाइए। देखिए सेट लगाने में आपको तो ओवरऑल 50 अगर क्वेश्चन होंगे तो आप कोशिश करिए कि उनको 30 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एसएससी में प्री में आपको 25 क्वेश्चन हर हाल में 12 से 15 मिनट में करने ही होते हैं। 12 से 15 मिनट बहुत ही ज़्यादा टाइम है। पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं 25, क्योंकि रीजनिंग में आपको हर हाल में 50 में 50 नंबर लाने होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ले आते हैं। तो आपको उनको बीट वहीं पे करना है जहाँ पे वो कमज़ोर पड़े, जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना है। ये बिल्कुल आप मन में बैठा लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जीके की तरफ। देखिए जीके का एक ऐसा पार्ट आपका होता है कि भाई जीके में किसी को सारी चीज़ें नहीं आती। अगर आप 50 में 20 से 25 नंबर भी ला रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो जीके के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर डेली पढ़ने। आप विद्या की एक मंथली कोई बुक ले आइए जिसमें प्रिसाइज वे में दिया गया हो, वो पढ़िए डेली, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं। मैं बता दूँ 3 से 4 क्वेश्चन मतलब ये हो गया कि आपका लगभग 6 से 8 नंबर आपके हो गए। 6 से 8 नंबर अगर आपने यहीं स्कोर कर लिए तो बाकी जगह तो स्कोर कर ही सकते हो। इसके साथ ही साथ मैं जीके में और भी टिप्स बताऊंगा जब आपका एग्जाम आएगा, आप बेहतर क्या कर सकते हो, ठीक है।
करंट अफेयर आपको डेली 15 मिनट आपको करंट अफेयर देखने हैं। फिर आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके जो सवाल पूछे गए होते हैं, आपके जीएस में आपका पूछा गया होता है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोई भी बुक उठा लें, किरण की उठा लें, कोई भी बुक आप उठा लें, ठीक है, उनमें प्रीवियस ईयर का आप पढ़ना कोशिश करिए, ठीक है। बाकी आप लूसेंट को कोशिश करें, पढ़े लूसेंट में प्रिसाइज में पढ़ना है। अगर आपको किसी टीचर या किसी के नोट्स भी अवेलेबल हो रहा है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जीएस में आप एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िए। आप एकदम नहीं कि एकदम से पूरा सिलेबस उठा कर पढ़ रहे हैं। जीएस में अगर आप खुद भी पढ़ लिया ना, उसके बाद भी हो सकता है कि आप ना कर पाएँ। तो कोशिश करिए कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में आप कोशिश करिए 100% करने की, और जीके में आप जो मैं बता रहा हूँ कि करंट अफेयर कर लीजिए, 8 से 10 नंबर के आपके ये हो गए। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आप पढ़ भी लोगे तो ओवरऑल 20 से 25 आ ही जाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जीके में आपको और क्वेश्चन अटैम्प्ट करके कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रिक रहती है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा, ठीक है। तो चल लेते हैं हम आगे। देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने बताया, तो इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें। आप ये कोशिश ना करें कि एक ही दिन में मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूँगा, एक ही दिन में मैं 10 घंटे पढ़ लूँगा। आप स्टार्ट करिए लगभग 3 से 4 घंटे डेली पढ़ने से स्टार्ट करिए। फिर लगभग 7 दिन बाद आप कोशिश करिए कि आपका जो रूटीन है 7 घंटे पढ़ने का वो आ जाए। जल्दी में मत करिए कि एक ही दिन में आप 10 घंटे पढ़ ले रहे हो। एक ही दिन में पढ़ोगे, 4 दिन बाद आपका जोश वगैरह ठंडा हो जाएगा और आप फिर वही अपने रूटीन पे आ जाओगे। धीरे धीरे आप कोशिश करें, कछुए की चाल चलिए, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए, एकदम से मत आप उसेन बोल्ट बन जाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, इम्प्रूवमेंट जो आएगा वो अभी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, एकदम से आपको बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। आपको बिल्कुल भी किसी के ऊपर किसी की बात नहीं सुननी है। कई लोग कहते हैं कि अरे यार मैं तो ये पढ़ चुका हूँ, वो पढ़ चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुननी है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। 50 लोगों के 50 पॉइंट होते हैं और 50 तैयारी के तरीके होते हैं। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है कि मैं बिल्कुल सही रूप में तैयारी कर रहा हूँ। आप जितने भी टॉपिक्स हैं वो याद करने वाले वो सुबह को पढ़ें, ठीक है। मैं अभी भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो आपका अभी से 2 से 3 हफ्तों बाद देखने को मिलेगा, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है। और एक चीज़ और, अब मॉक टेस्ट में बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आप कोशिश यही करिए कि वीक में आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और वो एक, मैं क्यों आपसे मॉक टेस्ट कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दिन में एक मॉक टेस्ट अगर आप अटैम्प्ट करेंगे, लगाएंगे, तो मैं आपको अगर मैं आप एक हफ्ते में अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मैं आपको बात बता दूँ कि आप उसका उस हफ्ते में अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि आपने कहाँ पर और क्या गलती करी है, ठीक है। और जैसे ही आपका 2 से 3 हफ्ते हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या मॉक टेस्ट की स्पीड जो है वो आपको बढ़ानी है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स पे जाना है, पढ़ना है, और फिर उसके बाद एकदम से आपको मॉक टेस्ट पे पूरा फोकस करना है। लेकिन उसमें भी आपको मैं बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ कि मॉक टेस्ट का एनालाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग मॉक टेस्ट देते हैं और उसको एनालाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ कि एक बार अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हर अल्टरनेट डे पे आप मॉक लगा सकते हैं। और अल्टरनेट डे के का बहुत से लोग कहते हैं कि डेली मॉक लगाओ। डेली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप एक दिन मॉक लगाते हैं, अगले दिन उसका आप एनालाइज करिए कि उसमें मैंने क्या क्या गलती करी है। जब आप एनालाइज करेंगे तभी आप अपनी गलती नेक्स्ट मॉक में सुधार पाएंगे। तो डेली भेड़ की चाल मत चलो, धीरे धीरे करके आप कोशिश करो। धीरे धीरे करके चलोगे तो आप बैक स्टेप कभी भी नहीं करोगे। एकदम से चलने की कोशिश करोगे तो गिरने के चांसेस भी हैं आपके, ठीक है। तो धीरे धीरे कोशिश करो, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब आगे मैंने कुछ बुक लिस्ट इसमें बताई है। बाकी अगर बुक लिस्ट का अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हाँ मुझे अभी भी बुक लिस्ट की कुछ ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख बताइए। मैं अलग से बुक लिस्ट आपके लिए पूरा बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, किस किस सब्जेक्ट की और किस वे में आपको पढ़ना है। मैंने आपको टाइमिंग बता दी, हर एक चीज़ बता दी, और मैंने आपको कोशिश किया है जितना ज़्यादा हो सके आपको समझाने की। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी अपडेट्स होंगी जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और आपका उन अपडेट्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप में से जितने भी लोग सीरियस हैं, बिगिनर्स हैं, आप
बिल्कुल आँख मूंद कर बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का है। और इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है और ऑलरेडी मैं सिलेक्टेड हूँ, और यही मैं पैटर्न हर एग्ज़ाम में मैं फॉलो करता हूँ। और जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ और अभी भी इवन जॉब के बाद भी इतना टाइम होता है, जिससे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई में दे सकूँ। साथ ही साथ अपडेट्स जो रहेंगी वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। नेक्स्ट जो भी अपडेट्स होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। और कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर फोकस करिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, विश्वास रखिए, बाकी किसी भी चीज़ पे फोकस ना करिए। 50 लोग हैं, 50 तरीके बातें करते हैं, आप सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, बाकी किसी पे नहीं देना है। और जितना ज़्यादा कोशिश हो सके आप मोबाइल पे वीडियोज़, ये जो आपका मोटिवेशनल होती है, ये देखने को बंद करिए। जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो आप कोशिश करिए कि आपको लेनी है। ऑफलाइन क्लासेस लो, ऑनलाइन क्लासेस में आप थक ज़्यादा जाते हो, आप मोबाइल देखते हो, व्हाट्सएप मैसेज आया तो आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हो सही से। आप कोशिश करिए बुक से पढ़िए, नहीं तो आप ऑफलाइन क्लासेस लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस जितने ज़्यादा हो सके अवॉइड करने की आप कोशिश करिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।